हम लोग क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, जो कि सीबीएसई बोर्ड में टर्म फर्स्ट में 2 चैप्टर आने हैं और यह चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। मैंने पूरा एनालिसिस वीडियो डाल दिया है, यानी बहुत दिन पहले ही मैं बच्चों को पढ़ाया था। जो बच्चे ने दोनों वीडियो कंप्लीट कर लिया उन्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा एग्ज़ाम में, मुझे पता है। और वैसे मैंने ओमा सीट कैसे भरना है ये भी वीडियो डाला था, वो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे और 2 वीडियो होंगे। यह वीडियो नंबर फर्स्ट है, इसमें हम लोग 24 से 25 क्वेश्चन डील करेंगे। यह क्वेश्चन का लेवल जो है, जिस तरह से आपके बोर्ड पूछेंगे उस तरह से क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, तो बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, फिगर के साथ समझना है, स्किप नहीं करना है, आराम से समझना है। और हिस्ट्री का एक चैप्टर जो आ रहा है, मैंने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं, और हो सके तो आप पिक्चर वाला क्वेश्चन आप 5-6 कर लेना फर्स्ट चैप्टर से हिस्ट्री का। चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट, वीडियो नंबर फर्स्ट, टर्म फर्स्ट, सीबीएसई बोर्ड के लिए। अदरवाइज और भी कोई बोर्ड है तो वो बच्चे आराम से देख सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए, जो MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बेल्जियम किस महादेश का एक छोटा सा देश है। यहाँ पे आपको कुछ मैप दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको भारत दिख रहा होगा। यहाँ पे भारत दिख रहा है। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया के वेस्ट में क्या है? यूरोप। ये बेल्जियम है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्रांस के आसपास में बेल्जियम है। तो फ्रांस किस कंटिनेंट में आता है, महादेश में आता है? तो फ्रांस जो है यूरोप कंटिनेंट महादेश में आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सी समुदाय, आपको पता है, पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो बेल्जियम था, आप इसको समझ लिए तो आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक है, जो बेल्जियम था, जैसे कि ये बेल्जियम है, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट मैंने मैप दे ही रखा है। ये बेल्जियम है और बेल्जियम का कैपिटल ये कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, ये बीच वाला जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये है कैपिटल। ठीक है, और ये पूरा कंट्री है। जो पीला भाग देख रहे हो इसको फ्लेमिश बोलते हैं, फ्लेमिश। ठीक है, फ्लेमिश का भाग, और इसको वेलोनिया बोलते हैं, वेलोनिया। ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ, आपको समझना है। ऑल ओवर कंट्री की अगर बात करें, ये पूरे कंट्री की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ऑल ओवर कंट्री की अगर बात करें, जो डच है वह ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, और जो फ्रेंच है वह कम बोला जाता है। यानी ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो डच जो है वह ज़्यादा बोला जाता है और फ्रेंच जो है वो कम बोला जाता है। ठीक है, तो डच जो है 59% बोला जाता है। ठीक है, फ्रेंच जो है 40% बोला जाता है। 1% जो है, ये अब आप भाग देख रहे हो, ये 1% जर्मनी बोला जाता है। ठीक है, 1%। क्लियर? अब देखो, आपने ऑल ओवर कंट्री देखा, बस इतना से ही 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ आप कैपिटल देखो। यहाँ ऑल ओवर कंट्री है AC और C जो है कैपिटल का है। अगर कैपिटल की वही बात करें तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऑल ओवर कंट्री मैंने देखा कि बहुसंख्यक हैं कौन? डच। अल्पसंख्यक हैं फ्रेंच। इसकी तो 1% है, इसका छोड़ ही दो। अब सिर्फ और कैपिटल की बात करें, यानी ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स, वहाँ की बात करें, जो फ्रेंच है और जो डच है। ठीक है, तो फ्रेंच यहाँ पे ज़्यादा है, 80% है, और 20% क्या है? यहाँ पे डच है। ठीक है, इसीलिए जो डच है और फ्रेंच है उनमें कभी लड़ाई नहीं हुआ, इन दोनों में इतना अंडरस्टैंडिंग था। इन्होंने कहा यहाँ पे, डच ने कहा कि यहाँ पे हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ कैपिटल में फ्रांस की जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे नहीं करना है कि जो कैपिटल है वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व डाले जाएंगे जनसंख्या के आधार पे या कंट्री में जनसंख्या के आधार पे। इन दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कही गई कि जहाँ भी हो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा, चाहे जनसंख्या ज़्यादा हो कम हो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक तरफ कंट्री में डच भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो एक तरफ कैपिटल में फ्रेंच लोग की बहुसंख्यक है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कहीं जनसंख्या के आधार पे वहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
इक्वल प्रतिनिधित्व दिया गया यानी, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि कौन सी समुदाय विशेष ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे आएंगे, कैपिटल में बहुसंख्यक कौन है? तो फ्रांस है, फ्रेंच भाषी। तो फ्रेंच भाषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी में 5-6 क्वेश्चन आएगा, इसी पे देखना। कहता है इनमें से कौन बेल्जियम का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आराम से देखना, अभी जस्ट मैंने बताया था कि बेल्जियम, ये पूरा बेल्जियम है। ऊपर का ऊपरी भाग जो है इसको फ्लेमिश बोलते हैं, निचली भाग जो है उसको बेलोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो हिस्सा है, तो ये दोनों हो जाएगा। अब ये ब्रुसेल्स भी तो बेल्जियम की राजधानी है, तो ये भी है। तो नहीं कौन हो सकता है? एक ही आंसर बच रहा है, ये नहीं है। और ये क्या है? तो ये जो है बेल्जियम की एक नेबरिंग कंट्री है, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये है नीदरलैंड, बेल्जियम की पड़ोसी देश, और ये लग्जमबर्ग जो है ये भी बेल्जियम की पड़ोसी देश है। इसके साथ साथ जर्मनी भी पड़ोसी देश है, और इसके साथ साथ फ्रेंच भी पड़ोसी देश है। तो ये 4 आपको याद रखना है। पड़ोसी देश कौन कौन है? नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। तो पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो 3 का नाम दे देगा, एक कोई दूसरा कंट्री दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 आप याद रखेंगे, नेबरिंग कंट्री 4 हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न से कौन सी भाषा बेल्जियम में प्रमुख है? प्रमुख है नहीं, सबसे ज़्यादा। तो बेल्जियम ऑल ओवर कंट्री बाबू, ऑल ओवर कंट्री में डच ऊपर था। डच कितना था? 59%। फ्रांस कितना था? 40%। जर्मनी कितना था? 1%। तो कौन है प्रमुख? प्रमुख भाषा कौन हो गया? आपको डच भाषी हो गया। अगर यहीं पे प्रमुख के जगह बहुसंख्यक भी लिख सकता था, यहीं पे ब्रुसेल्स दे देता, तो वहीं पे होता फ्रेंच आंसर हो जाता। ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा है प्रमुख या बहुसंख्यक, ठीक है। चलो आगे। कहता है ब्रुसेल्स में, यहाँ पे बताना है ब्रुसेल्स में क्या 80% डच और 20% फ्रेंच भाषी है। ब्रुसेल्स कैपिटल की बात हो रहा है। कैपिटल में क्या था बाबू? कैपिटल में जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल, वहाँ पे 80% फ्रेंच भाषी लोग थे, ठीक है, और 20% डच भाषी लोग थे। तो देखो कहाँ पे है, तो 80% डच, यहाँ तो भाई फ्रेंच है, गलत हो गया पहले ही। 80% फ्रेंच, बात सही है। 20% जर्मनी, जर्मनी तो कहाँ, कैपिटल में जर्मनी कहीं दिखता ही नहीं है। 80% फ्रेंच, बात सही है। 20% डच, हाँ ये मिल गया आंसर, आपका राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको। ऑल ओवर कंट्री में क्या है? डच ज़्यादा है, फ्रेंच कम है। कैपिटल में क्या है? फ्रेंच ज़्यादा है, डच कम है। ऑल ओवर कंट्री में डच कितना है? 59%। मैं बार बार बता रहा हूँ इसीलिए कि आपको ये एथेनिक याद रहे कि कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है, नहीं है। और ये कितना है फ्रेंच ऑल ओवर कंट्री में? 40। तो कौन ज़्यादा हुआ? डच। कैपिटल में अगर बात करें तो फ्रेंच ज़्यादा है 80% और डच जो है 20%। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलो आगे। श्रीलंका भारत के किस राज्य के तट से सबसे नज़दीक है? यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख रहा है, इधर केरल का भी तट दिख रहा है, इधर तमिलनाडु का तट दिख रहा है, लेकिन जो नज़दीक है वह है आपका तमिलनाडु से नज़दीक है। अगर केरल से श्रीलंका की डिस्टेंस अगर बात करें तो वह है 1524.6 किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने गूगल किया था, इतना फैक्ट याद नहीं रहता है। अगर तमिलनाडु से श्रीलंका की बात करें तो वह है 1242.3 किलोमीटर। आप लोग को पढ़ाने से हमें भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, तो पढ़ाना चाहिए। अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाओ, अगर छोटे बच्चे का क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका वो टॉपिक क्लियर है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप समझ रहे हो तो मुझे अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में अच्छी है। ये एक अच्छे थिंकर ने कहा था, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7-8 जो भी हो, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का प्रमुख जातीय समूह है? अब हम श्रीलंका पे आ गए हैं। श्रीलंका में आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ये समझ लिया तो फिर से ये, जैसे हमने वो आपको दिखाया था बेल्जियम में कौन सी जनसंख्या, कैपिटल और ऑल ओवर कंट्री में कैसे, तो उसी तरह से आपको ये भी समझना है। देखो बाबू, ये मान लो ऐसे लिखता हूँ मैं श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में जो है 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। एक 74% लोग हैं जो हैं सिंहली लोग हैं, और सिंहली भाषा भी बोलते हैं। एक तमिल लोग हैं, कितने परसेंट है ये 18% है तमिल। और तमिल में भी 2 कैटेगरी है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है।
श्रीलंका की बात हो रहा है, ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहा हूँ। 74% सिंहली है, 18% तमिल है, 7% ईसाई है। अगर इस तमिल में भी दो तरह के तमिल है, एक हिंदुस्तानी तमिल है जिसको इंडियन तमिल बोलेंगे, IT लिख देता हूँ। एक श्रीलंकाई तमिल है, सॉरी ST लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 13% है श्रीलंकाई तमिल, और जो भारतीय तमिल है वो 5% है। ये भारतीय तमिल है कौन? ये भारतीय तमिल वो हैं जो औपनिवेशिक समय में ब्रिटिश सरकार भारत से श्रीलंका ले गई थी। श्रीलंका भी तो उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो भारत से कुछ मजदूर को ले जाया गया श्रीलंका में, और वो वहीं रह गए, उनके पूर्वज वहीं रह गए, तो वो वहीं बस गए। तो ऐसे इंडियन तमिल जो है 5% है। श्रीलंकाई तमिल उससे कहते हैं जो तमिल से सटा हुआ भाग है जो श्रीलंका का, वहाँ वो लोग तमिल बोलना सीख गए हैं तमिल से सटे होने के कारण, ठीक है। चलो, तो ये आपने देख लिया कौन भाषा कितना है। सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है आपको? 74% सिंहली लोग बोल रहे हैं और सिंहली भाषा बोलते हैं, और इनका जो धर्म है वह है बौद्ध धर्म। आपको बस इतना ये आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ गए आप, 10 क्वेश्चन लगभग समझ गए। तमिल जो है यह हिंदू भी फॉलो करता है और मुस्लिम भी फॉलो करता है, और ये तो ईसाई है तो ईसाई फॉलो करेगा, ठीक है। कभी कभी सिंहली भाषा भी बोल लेता है और कभी कभी तमिल भाषा भी यह बोल लेता है। तो 7% इसको गोली मारते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, तो आगे नहीं जाना है, इसमें देखना है कौन सा श्रीलंका का प्रमुख जातीय समूह है। प्रमुख जहाँ हुआ यानी बहुसंख्यक की बात कर रहा है, और इसमें दो दिया है, तो किसी का डाटा ज़्यादा किसी का कम, यानी ऊपर से दो डाटा जिसका ज़्यादा होगा वही होगा। तो एक सिंहली दिख रहा है 74%, और उससे थोड़ा कम आते हैं तो एक तमिल दिखता है। तो सिंहली और ईसाई है, ये नहीं होगा। ईसाई और तमिल है, ये भी नहीं होगा। सिंहली और तमिल, तो ये होगा राइट आंसर। और यहीं पे इस साइड से अगर नहीं देता तो सिर्फ सिंहली हो जाता। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है तो 2 हो गया, ठीक है। चलो आगे, समझना है और कुछ नहीं करना है। एग्जाम आपका नज़दीक है, 4-5 दिन बच गए हैं। श्रीलंकाई तमिल से संबंधित है SI, और एक था ST था श्रीलंकाई तमिल, एक था IT इंडियन तमिल। कहता है तमिल हिंदू, तमिल मुस्लिम। अभी जस्ट मैंने दोनों की बात कहा था। देश के मूल तमिल यानी श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं तमिल, वो है श्रीलंकाई तमिल। जो जिनके तमिल जिसके पूर्वज उपनिवेश के समय भारत से आए थे वो तो इंडियन तमिल है, भारतीय तमिल है। श्रीलंका के किस हिस्से में भारतीय तमिल रहते हैं? यहाँ पे आपको ये समझना है। देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन तमिल 18%, और ये कलर जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, ये रहा और ये भी है जो इंडियन तमिल है। यहाँ पे आपको सेम कलर दिख रहा है, ये भी इंडियन तमिल है। यानी एक आपको उत्तर की तरफ दिख रहा है और एक आपको कहाँ दिख रहा है? दक्षिण के तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। और इस कलर के बारे में जान लीजिए आप, जो येलो दिख रहा है यह सिंहली लोग हैं और सिंहली भाषा बोलते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। यह 74% है। जो पीला दिख रहा है, जो आपको ये डॉट दिख रहा है, ये मुसलमान लोग हैं, ठीक है, मुसलमान है, बहुत ही कम है। और जो आपको ये भाग दिख रहा है इधर, ये साइड आप दिख रहा है, ये श्रीलंकाई तमिल है, यानी श्रीलंका के मूल निवासी जो तमिल बोलते हैं, श्रीलंकाई तमिल है, ठीक है। चलो, तो श्रीलंकाई तमिल किधर है? उत्तर में भी दिख रहा है, पूरब में भी दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे, इनमें से कौन सा कथन श्रीलंका के बारे में गलत है? गलत, इसको ध्यान देना है। सिंहली भाषी 74, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तमिल भाषी 18, ये भी सही बात है। ये गलत कह रहा है, ये तो सही है स्टेटमेंट। तमिल के 2 ग्रुप थे, ये अभी जस्ट मैंने बताया, श्रीलंकाई तमिल था, भारतीय तमिल था, ये भी सही स्टेटमेंट है, गलत खोजना है। 7% ईसाई, सही बात है। जो तमिल और सिंहली दोनों, सही बात है। तो कौन भाई लास्ट में एक ही बच गया, देखते हैं। सिंहली भाषी हिंदू मुसलमान तथा तमिल भाषी बौद्ध धर्म के थे, बिल्कुल गलत है। जो तमिल भाषी थे वह हिंदू मुसलमान को फॉलो करते थे, जो सिंहली भाषी थे वह बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, उल्टा लिखा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पलट के दिया जाएगा, आप फंस आओगे, कर दोगे इनमें से सभी, तो हो जाएगा आपका गलत और आ जाओगे घर, रोगे, ठीक है। चलो आगे, खाली स्थान में सही उत्तर भरे। यहाँ कह रहा है कि बेल्जियम, ये भी एक कंट्री है जो मैंने समझाया, और श्रीलंका भी एक कंट्री है। कहता है बेल्जियम डच भाषी, श्रीलंका है व्हाट? तो भाई ये बता, ऑल ओवर कंट्री का बात कर रहा है। बेल्जियम में डच भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो श्रीलंका में कौन सा सबसे भाषा ज़्यादा बोला जाता है? तो सिंहली बोला जाता है।
सिंपल है, आगे चलते हैं। श्रीलंका में हजारों लोग मारे जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो वहाँ पे जो शीत युद्ध था वो था, या परमाणु युद्ध था वो था। परमाणु युद्ध नहीं होता, शीत युद्ध कैसे हो सकता है भाई? शीत युद्ध तो हुआ था, वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, अमेरिका एंड सोवियत संघ के बीच हुआ था शीत युद्ध 1945 से 1991 तक। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होते के साथ ही शीत युद्ध खत्म हो जाता है। यहाँ तो कह रहा है कि यहाँ पे सिंहली होगा, शैली लिखा गया। सिंहली और तमिल भाषाई लोगों के बीच शीत युद्ध गलत। सिंहली और तमिल भाषी लोगों के बीच परमाणु युद्ध, ये भी गलत। सिंहली और तमिल भाषी लोगों के बीच गिरिह युद्ध, याद होगा आपको। सिंहली को राजभाषा बना दिया गया था, ठीक है, क्योंकि सिंहली जो है डोमिनेंट करते, बहुसंख्यक थे सिंहली भाषाई लोग, 74% थे। वो अपने भाषा को राजभाषा बनाते हैं, अपने धर्म जो बौद्ध धर्म को फॉलो करता है उसे संरक्षण देता है, और सिंहली लोग, सिंहली भाषी जो लोग होते हैं उसे सरकारी नौकरी प्राथमिकता भी देता है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, तमिल लोग भड़क जाते हैं और आपस में गिरिह युद्ध शुरुआत हो जाता है। यानी एक ही कंट्री में आपस में जब नागरिक लड़ते हैं तो उसे गिरिह युद्ध कहते हैं। निम्न में कौन श्रीलंका में पारित 1956 के एक्ट का प्रावधान नहीं था? आपको ये ध्यान देना है। तो सिंहली, यहाँ पे बार बार गलती हो रहा है। सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया गया, बिल्कुल सही बात है, नहीं था पूछ रहा है। विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी नौकरियों में, यहाँ पे फिर रॉन्ग है, यहाँ पे सिंहली होगा। सिंहली को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रांत को यहाँ पे हटाइए, प्रांत को स्वायत्तता दी गई और सरकार बौद्ध धर्म की संरक्षण उसकी प्रशंसा। बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण दी, बिल्कुल सही है। कि सरकार किसकी बनी थी? सरकार तो बनी थी सिंहली भाषाई लोग की। वह सिंहली भाषा लोग जो है वो राजभाषा भी बना दिया सिंहली भाषा को, अपने सिंहली भाषाई लोग को प्राथमिकता भी दी विद्यालय और सरकारी नौकरी में। प्रांत को कहाँ से स्वायत्तता दी गई? ये तो गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। अदरवाइज ये सभी स्टेटमेंट है जो इस 56 में प्रावधान था, इस एक्ट में प्रावधान था। वैसी अवधारणा जो कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में है, वह अपने मनमानी से देश का शासन चला सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं को और इच्छाओं को अवहेलना करता है, यानी आपूर्ति नहीं करता है, तो क्या कहलाता है? बहुसंख्यक है तो बहुसंख्यकवाद कहलाता है। ये सब ज़्यादा डिबेट करने की बात नहीं है। कौन सी मांग श्रीलंकाई के शुरुआती मांग नहीं थे? श्रीलंकाई कहने का मतलब है तमिल श्रीलंकाई, ठीक है। तमिल को राजभाषा बनाना ये शुरुआत से उनकी मांग थी, या भारतीय तमिल हो या श्रीलंकाई तमिल हो, इनका मांग था कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी जाए, शिक्षा और नौकरी में समानता दी गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्राथमिकता दिया गया सिंहली लोग को, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दी नहीं गई, राजभाषा सिंहली को बनाया गया। तो नहीं पूछ रहा है, तो स्वतंत्र, इनमें से शुरुआती मांग यह नहीं था कि स्वतंत्र तमिल ईलम राष्ट्र का निर्माण। इनका शुरुआत का मांग ये 3 था और ये शुरुआत का मांग नहीं था। यह बाद में जब लड़ाई होने लगा, लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन बनाए गए, तब इन्होंने कहा अब जो है भाई तुमने क्षेत्रीय सत्ता नहीं दिया, अब मैं लड़ाई कर रहा हूँ, तो अब मुझे पूरी तरीके से तमिल ईलम नाम के एक राष्ट्र का निर्माण करो जो तमिल लोग का होगा, अलग कर दो मुझे श्रीलंका से, ठीक है। निम्न में से कौन सा श्रीलंका में सिंहली के प्रभुत्व को नहीं दर्शाता है? सिर्फ सिंहली का राजभाषा बनना यह बिल्कुल दर्शाता है कि सिंहली अपने प्रभुत्व को दर्शा रहा है। सरकारी नौकरी में सिंहली लोग प्रार्थना, ये भी रीजन है कि यहाँ पे सिंहली का प्रभुत्व दर्शाया जा रहा है, नहीं कह रहा है। सरकार द्वारा अपने बौद्ध धर्म का संरक्षण, बिल्कुल ये भी है। सिंहली लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करता था तो अपने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। समान राजनीति की अधिकार, ये कब उनसे याद श्रीलंका सिंहली ने, हर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ये प्रभुत्व को नहीं दर्शाता है। बेल्जियम के बारे में कौन सा कथन उचित है? बेल्जियम में विभिन्नताओं के बीच समझौता किया गया, बिल्कुल सही बात है। बेल्जियम ने डच और फ्रांस दोनों के भावनाओं का सम्मान किया, बिल्कुल सही बात है। डच बहुसंख्यक की सरकार बनी, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ए एंड बी सही। बेल्जियम सरकार ने विभिन्नताओं के सम्मान और शांति व समझौते के लिए अपने नवीनतम संविधान में कितने बार समझौता किया? ये तो फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, 4 बार किया गया था। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बार बार मैं बताया हूँ, ब्रुसेल्स है इसका, और ऊपरी भाग को
फ्लेमिश बोलते थे, निचले भाग को वेलोनिया बोलते थे, बीच में ब्रुसेल्स था। बेल्जियम में निम्न में से किस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी मुद्दे के संबंध में शक्ति है? तो कम्युनिस्ट सरकार, सामुदायिक सरकार, क्षेत्रीय सरकार, केंद्र सरकार। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जितने भी भाषा बोली जा रही थी सबके लिए अलग अलग, पूरे कंट्री में और कैपिटल में भी अलग अलग सामुदायिक सरकार बनेगी। यानी कि अगर फ्रेंच भाषा के लोग हैं तो वह फ्रेंच सामुदायिक सरकार को वोट भी देगी, और फ्रेंच सामुदायिक सरकार जो है वह फ्रेंच भाषाई लोगों के लिए काम करेगी, कानून बनाएगी। तो अपने अपने डच भाषी लोग हैं तो उनके लिए डच सामुदायिक सरकार थी, और डच समुदाय सरकार को कौन वोट देती थी? सिर्फ और सिर्फ डच बोलने वाले लोग ही देते थे। यानी डच सरकार को डच भाषी, और डच भाषी के लिए सरकार डच। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब मिलके डच को भी चुनता था, फ्रेंच को भी चुनता था। अपने अपने भाषा के लोग के लिए अपना अपना सामुदायिक सरकार चुनते थे। ठीक है, तो सामुदायिक सरकार जो थे राइट आंसर होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट। सामुदायिक सरकार को कौन चुनता था? बेल्जियम की सभी वयस्क नागरिक, बिल्कुल गलत है। सिर्फ बेल्जियम के राजनेता, बिल्कुल गलत। केंद्रीय मंत्री, बिल्कुल गलत है। संबंधित भाषा समुदाय के संबंधित लोग, मैंने क्या बोला था कि अगर फ्रांस सामुदायिक सरकार है तो सिर्फ और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग इसको चुनते थे, फ्रेंच सामुदायिक सरकार को, और फ्रेंच सामुदायिक सरकार सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषाई लोग के लिए काम करती थी। तो संबंधित भाषा समुदाय के संबंधित लोग जो है चुनते थे सामुदायिक सरकार को, यानी अपने अपने सरकार। निम्न में से किसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है? WTO, UNO, यूरोपीय यूनियन, बी और या सी? ये दोनों में से पूछ रहा है, बी या सी। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है वो अब ब्रुसेल्स है। यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से विषम को चुने, यानी कहता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो अलग है। 3 स्टेटमेंट ऐसा होगा जो सही होगा और एक जो है गलत होगा। सिंपल है। कहता है डच और फ्रेंच भाषाई मंत्री केंद्र में जनसंख्या के आधार पर होगी। डच और फ्रेंच, यह कहाँ की बात कर रही है? बेल्जियम की बात कर रही है। और मैंने शुरुआत में बोला था बेल्जियम में जनसंख्या के आधार पर कोई ऐसा मंत्री वगैरह नहीं था, कहा गया इक्वल। तो यही एक विषम हो सकता है भाई, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और सब देखो सही ही होगा। केंद्र सरकार के अधिक शक्ति राज्य सरकार में बांट दी गई, बिल्कुल सही बात है। ब्रुसेल्स में दोनों भाषाई लोगों के लिए समान प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल सही बात है। सभी भाषाई लोग के लिए अलग अलग सामुदायिक सरकार था। फ्रेंच वालों के लिए अलग समुदाय, डच वालों के लिए अलग, जर्मनी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग था। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ये विषम है, ऐसा जनसंख्या के आधार पर कोई भी मंत्री चाहे प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था बेल्जियम में। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों बेहतर है? विभिन्न सामुदायिक ग्रुप के बीच मतभेद बढ़ाता है। अब ये गलत है। अगर सत्ता में अगर पावर शेयरिंग करते हैं तो यह मतभेद थोड़ी बढ़ाएगा, ये तो घटाएगा ना। यह राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता थोड़ी पैदा करता है, ये तो एक शांति स्थापित करता है। कह रहा है कि ये तो हलचल मचा दिया, ये उत्पात देखती। चलो, यह विभिन्न सामाजिक समुदाय के बीच के मतभेद को खत्म करता है, बिल्कुल राइट, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और शांति स्थापित बुर्बक। चलो आगे। सत्ता का बंटवारा नहीं करने से क्या नहीं होता है? यहाँ पे नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 822 80 87 018। कॉल भी कर सकते हो, यह मेरा पर्सनल नंबर है। और ये हमारा रेगुलर व्हाट्सएप है 620 95 30 205। ठीक है, चलो। कह रहा है सत्ता के बंटवारा अगर नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो नहीं ये होगा गिरी युद्ध की संभावना, बिल्कुल यह तो होगा ही होगा। बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक पर अत्याचार का, यह भी होगा। नहीं, क्या नहीं होगा? सभी समुदायों के बीच शांति स्थापित होगी। अब बुर्बक, अगर मान लो सत्ता बंटवारा नहीं करते हैं तो उससे सभी समुदाय के बीच शांति थोड़ी स्थापित होगा, ये तो भंग होगा। तो इसी में यही होगा इसका राइट आंसर कि भाई जब सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो सभी समुदाय के बीच शांति स्थापित नहीं होगा। समझ गए? चलिए आगे। अब नहीं है क्वेश्चन, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन करना। अगले वीडियो में भी 20 से 25 क्वेश्चन होंगे और आपका
सत्ता की साझेदारी जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है फेडरल सिस्टम यानी संघवाद है, लगभग संघवाद है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक, अगर आप लोगों ने नोट तैयार करके हमें व्हाट्सएप कर दिया तो। अदरवाइज़ एक चैप्टर करूँगा, बात खत्म। ठीक है, वीडियो के साथ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।